तो दोस्तों, आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द मोस्ट अवेटेड मूवी धुरंधर 2 को। मैंने इसका पहला भाग एक्सप्लेन कर रखा है, तो अगर आपने धुरंधर 1 नहीं देखी है तो मेरा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको ये पार्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें भगवत गीता का एक श्लोक लिखा मिलता है जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं जसकीरत सिंह रंगी की फैमिली को, जिसमें है उसके माता पिता और 2 बहनें। उसका एक दोस्त भी है गुरबाज नाम का, जो कि जसकीरत की बहन को पसंद करता है। कहानी शिफ्ट होती है सन 2000 जनवरी में। हमें दिखाई जाती है इलाहाबाद में मौजूद चकिया कॉलोनी, जिसमें रहता है गुंडा अतीफ अहमद। जसकीरत और गुरबाज गए होते हैं उससे मिलने। गुरबाज के पिता नशीले पदार्थ का व्यापार करते हैं, तो गुरबाज वही लेने गया होता है। वो कुछ बंदूकें भी खरीद लेता है उससे। जसकीरत ट्रेनिंग खत्म करके जल्द ही आर्मी ज्वाइन करने वाला था, पर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। वह हथियार खरीद के लाया था किसी को मारने के लिए। अपने गांव वापस आकर गुरबाज को अलविदा कहकर वो घुसता है एमएलए सुखविंदर के घर में। वो गुस्से से सुखविंदर से पूछता है मेरी बहन कहाँ है। वो बताता नहीं तो जसकीरत गोली मार देता है उसे। ऐसे ही जो आदमी उसके सामने आता उससे यही सवाल करता कि मेरी बहन कहाँ है। नहीं बता पाता तो गोली मार देता उसे जसकीरत। एक लड़का डर के मारे बता देता है कि वो टुल्लू पंप वाले कमरे में बंद है। जसकीरत उसके टांगों के बीच में गोली मारता है। जसकीरत जाता है वहाँ तो देखता है कि उसकी बहन जख्मी हालत में बंधी पड़ी है। इतने लोगों को मारने के लिए जसकीरत को जेल हो जाती है। केस कोर्ट में गया तो जसकीरत की वकील बताती है जमीन के विवाद को लेकर पहले गुंडे रह चुके एमएलए सुखविंदर ने जसकीरत के पिता को पीट पीट के मार डाला। उन्हें अधमरी हालत में उन्हीं के खेत में फांसी पर लटका दिया। सुखविंदर के परिवार के 12 आदमियों ने जसकीरत की दोनों बहनों के साथ दुष्कर्म किया। फिर एक बहन हरलीन का बहुत ही बेरहमी से कत्ल भी कर डाला और जसलीन को अगवा कर लिया। जब ये सब कुछ हो रहा था तब 21 साल का जसकीरत फौजी बनने की तैयारी कर रहा था। उसकी मां ने हर कोशिश करी एमएलए के खिलाफ कंप्लेन करने की, पर किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। अपोजिशन का कहना था कि इसने इतने लोगों को मारा है, उस परिवार की नस्ल ही खत्म कर दी इसने, इसे तो फांसी होनी चाहिए बस। समझ आ गया था जसकीरत के वकील को कि जज उसके फेवर में फैसला नहीं सुनाने वाले। जसकीरत जानता था कि गुरबाज और उसकी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो उसे ही सब कुछ संभालने को कह देता है। पुलिस जसकीरत को जेल ले जा रही होती है कि तभी उस पर हमला हो जाता है और गुंडे उसे उठा ले जाते हैं। जसकीरत के मुंह से जब मुखौटा हटा तो उसके सामने बैठे थे आईबी के डिप्यूटी डायरेक्टर सुशांत। सुशांत कहता तुम्हारा केस इंटरेस्टिंग है, सब सही था तुम्हारी जिंदगी में, बुरा लगता है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। जसकीरत कहता है बदला लेना आसान नहीं होता, डर को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। तभी वहाँ आते हैं डायरेक्टर ऑफ आईबी अजय सान्याल। सुशांत कहता हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं, तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखेगी सरकार, उसके बदले में जो हम कहेंगे तुम्हें वो करना होगा। जसकीरत कहता है जब हमें जरूरत थी कि सरकार मदद करे तब उस सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरे परिवार में हर कोई फौजी था, पर क्या मिला देशभक्ति दिखा के। मेरे अंदर भी जो देशभक्ति थी वो खत्म हो चुकी है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अजय सर कहते हम मर्द हैं जसकीरत, पैदा होने से लेकर मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना, अपने मकसद, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए। ये हमारा धर्म है और इसके लिए कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। सुशांत कहता मरना तो हम सभी को है, यहाँ जिल्लत की मौत मरने से बेहतर यही होगा कि जब मरें तो थोड़ा गदर मचा के मरें। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जसकीरत अब लगभग अली हमजा मजारी बन चुका है। ट्रेनिंग उसकी पूरी हो चुकी है, बस मिशन पे जाना बाकी है। उसे कंफर्म करवा दिया जाता है कि उसके परिवार को हर महीने 30,000 रुपए भेजे जाएंगे अगले 36 सालों तक। अजय सर कहते हैं कराची में हमारे हैंडलर्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा जिसके पास सारे हैंडलर्स और एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, लेकिन अगर कभी फंस गए तो वो तुम्हारी मदद करेगा। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नजर और सब्र, दोनों की धार हमेशा तेज रखना। हमजा अली नाम होगा अब से तुम्हारा। इस नाम का मतलब है शेर, बब्बर शेर। पूरे जंगल पर राज करना है तुम्हें। हमजा यहाँ से जाता है पहले काबुल, फिर वहाँ जसकीरत होने की पूरी पहचान मिटा देता है। एक फैमिली फोटो थी उसके पास, उसे जला देता है। फिर वहाँ से पहुँच जाता है कराची और जाता है लियारी। फिर उसके बाद क्या क्या हुआ वो आप पहले भाग में देख चुके हैं। अब कहानी आती है 11 अगस्त 2009 में, जब हमजा ने रहमान को मार डाला था। हमजा अपनी बैक स्टोरी आलम को सुना रहा था। वो कहता है रहमान को मार के ऐसा लग रहा है कि अब जाके असली हमजा पैदा हुआ है। मैं पहले सोचता था यहाँ अपना काम निपटाऊंगा और
और घर जाने का रास्ता खोज लूंगा। पर अब मेरे अंदर वो जज्बात नहीं रहे, खत्म हो गए। बचा है तो सिर्फ जुनून, अपने देश को सलामत रखने का जुनून। और इसके लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहनकर इनके बीच रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। आप कहाँ से हैं आलम भाई? आलम कहता, किसी दिन दिल भर आएगा तो बता दूंगा मैं भी। रहमान डकैत के मरने के बाद अरशद पप्पू का गिरोह एक्टिव हो गया। अरशद अब अपने आप को लियारी का बादशाह समझने लगा। मेजर इकबाल एसपी असलम से पूछता है, रहमान को क्यों मारा? असलम कहता, बड़े साहब से खिटपिट चल रही थी उसकी, इसलिए मारना पड़ा। इकबाल कहता, हमारी मंजूरी के बिना ऐसे किसी को भी मत मारना। उजैर उतावला हो रहा था एसपी असलम को मारने के लिए। हमजा उसे समझाता है कि तू दिखा दे सबको कि तू कौन है। अरशद पप्पू के गिरोह का एक मेंबर रिजवान को बुलाता है, जो कि इंडियन एजेंट ही है। वो बताता है कि रहमान की लोकेशन की जानकारी अरशद पप्पू ने ही दी थी एसपी असलम को, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उजैर यानी बलोच गिरोह और अरशद पप्पू यानी पठान के बीच में जंग छिड़ जाती है। दोनों गिरोह एक दूसरे के लोगों को मारने में लगे होते हैं। एसपी असलम दोनों गिरोह के लोगों को मारने में लगा हुआ था। जमील जमाली असलम को फोन करके कह रहा था कि अरशद को मार दो। फिर अरशद को फोन करके उससे हमदर्दी भी जता रहा होता है ताकि वो बता दे कि वो कहाँ छुपा बैठा है। हमजा उजैर से कहता, लियारी में आग लगा दो, फिर वो खुद ही अपने बिल से बाहर निकल आएगा। हर जगह दंगे कर डालते हैं बलोच गिरोह वाले। हमजा तो यही चाहता था कि सब आपस में लड़ मर कर खत्म हो जाएं। अरशद जमील से मदद मांगता है तो वह कहता, मैं अपनी गाड़ियां भेज रहा हूँ, जाओ मेरी दूध की फैक्ट्री में छुप जाना जाके। अरशद अपने भाई के साथ जाता है फैक्ट्री, तो वहाँ पूरा बलोच गिरोह घात लगाए बैठा हुआ था। उजैर उसके ही सामने उसके भाई को बेरहमी से मारता है। फिर वो अरशद को ले जाता है गाड़ी में बांध के बीच चौराहे पे। सबके सामने वो अरशद का गला काट उसके खोपड़ी से फुटबॉल खेलता है। वो बताना चाहता था कि लियारी अब भी बलोच के कंट्रोल में है और आगे भी रहेगी। हमजा ने उसे चने के झाड़ पर चढ़ा रखा था ताकि वो पाकिस्तान के करता धरता की नजर में आ जाए। उसकी वीडियो भी वायरल कर दी अरशद को मारने की। वीडियो देख प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जरवारी जमील से कहता है, तेरा कोई कंट्रोल है लियारी में कि नहीं? और एसपी तेरी लियारी टास्क फोर्स क्या कर रही है? एसपी कहता है, एक कोचिंग सेंटर से 4-5 बलोच लड़कों को उठाते हैं, उनको BUF आतंकी करार कर उनको मार देते हैं। सब उस खबर में व्यस्त हो जाएंगे और फिर हम लोग आराम से अपनी प्लानिंग कर पाएंगे। जरवारी कहता है, अब हमें PSC के साथ अपने ताल्लुकात तोड़ने होंगे। PSC को एक आतंकी संगठन बताकर बैन करो इस पार्टी को और उजैर को मरवा दो। जमील कहता है, उसे जेल भिजवा देते हैं, अब जेल में कोई मार दे या जैसे भी मरे, इल्जाम हम पर नहीं आएगा। जमील फिर खुद ही उजैर को जाके बता देता है कि उसे जेल में मारने की प्लानिंग चल रही है। उजैर नशे में धुत एसपी को गरिया रहा होता है कि मुझे उसका सर चाहिए। हमजा उसे फिर से समझाता है कि उसके लिए तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, तुम दुबई जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। उजैर जैसे ही दुबई के लिए रवाना होता है, हमजा इंडिया में खबर पहुंचा देता है उसके जाने की। दुबई लैंड करते ही ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। उधर एसपी असलम 4 स्टूडेंट्स को पकड़ के उन्हें गोली मार देता है। उन 4 लड़कों में एक लड़का बलोच यूनाइटेड फोर्स के लीडर शिरानी का नाती था। रहमान मर गया, पठान गिरोह खत्म हो गया, उजैर दुबई में जेल चला गया। अब बचा हमजा, जो उसने सोचा था आखिर कर ही दिखाया। अब वो बन जाता है लियारी का बादशाह। हमजा जमील से कहता, बच्चों को नहीं मारना चाहिए था। जमील कहता, तुम रोक लेते क्या उनको जो पाकिस्तान चलाते हैं? एसपी जरवारी इकबाल को। हमजा कहता, इस बार नवाज शफीक की मुस्लिम मूवमेंट पार्टी को सपोर्ट करेगा लियारी। हमजा जमील नवाज शफीक के सपोर्ट में आ जाते हैं और खूब प्रचार प्रसार करते हैं उस पार्टी का। हमजा शिरानी से मिलने जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि मैं अब भी आपके साथ हूँ, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता देना। यलीना वहीं रह रही थी जो कि अब पेट से है और वो लियारी का बादशाह बन गया था, तो यलीना को बड़ा सा घर देता है तोहफे में। हमजा का प्लान कामयाब हुआ, नवाज शफीक जीत जाता है और अब हमजा के पास पॉलिटिकल पावर भी आ जाती है। हमजा का बच्चा भी अब इस दुनिया में आ जाता है। हमजा पूरी कराची का बादशाह बन गया था। अजय सर बहुत खुश हो रहे थे कि उनका बब्बर शेर जबरदस्त काम कर रहा है। हमें अब इकबाल के पिता ब्रिगेडियर जहांगीर को दिखाया जाता है, जो कि देखते हैं कि मोदी नाम का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन गया है। वो इकबाल से कहते हैं, तुमने तो कहा था कि इस बार भी तुम्हारे लोग ही इलेक्शन जीतेंगे। अमरीकियों के डॉलर भर भर के इंडिया के NGOs, मीडिया, सोशलिस्ट, यूनिवर्सिटीज सबको दिए, नकली नोटों की फैक्ट्री भी लगा दी, फिर भी वो जीत गए। तुम एक नंबर के निकम्मे बीप बीप हो। तुमसे मैंने एक लड़का मांगा था लेकिन तुमने दी एक बेटी। मर्दाना कमजोरी वाला बाप है तू।
71 की जंग में 1000 बांग्लादेशी औरतों की आबरू खाई है जहांगीर ने। आज भी बांग्लादेश में मेरी नस्ल घूम रही होगी, उसमें से एक भी यहाँ ले आता, उसको पालता पोसता तो तेरे से अच्छा बेटा साबित होता। इकबाल बस अपने पिता की बात सुन रहा होता है। वह हमजा को मिलने बुलाता है, कहता है आप इतने कारनामे कर रहे हैं कि आप बड़े साहब की नजर में आ गए हैं। इकबाल उसे ले जाता है एक बड़े से घर में, जो कि है दाऊद इब्राहिम का। वही है बड़े साहब। बूढ़ा हो चुका है वो, किसी बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकता, लेकिन आज भी सारे आतंकी उसकी ही सुनते हैं। वो कहता है जब से चाय वाला हिंदुस्तान में आया है, वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया है। यूपी के इलेक्शन की तैयारी करो। खनानी कहता 11,000 करोड़ की फर्जी नोट यूपी निकलने के लिए तैयार है, वहाँ आतिफ अहमद संभाल लेगा सब। दाऊद कहता 60,000 करोड़ और हिंदुस्तान पहुँचाओ। हमजा से कहता तुम्हें हमारे प्रति अपनी वफादारी साबित करनी होगी। पंजाब की आग को दोबारा हवा देनी होगी। आग में झुलसता हिंदुस्तान हमारी कौम को सलामत और धंधे को साजगार रखता है, और उसके लिए पंजाब के रेबल से लेकर कश्मीर के मुजाहिदीन तक, केरला के PFI से लेकर नक्सलियों तक सबको तैयार करने की जिम्मेदारी ISI ने हमें दी है। अमरजीत नाम का आदमी कहता जल्द ही हमारे लोग उस पार के पंजाब से आ रहे हैं, भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेने के लिए। कराची से सस्ता नशीला पदार्थ लेकर इंडिया में अच्छे दामों में बेचकर जो भी मुनाफा आता है, उससे अमेरिकी और रूसी बंदूकें बेहतरीन क्वांटिटी में खरीदने का प्लान है। हमजा कहता मैं नशीले पदार्थ का धंधा नहीं करता। दाऊद कहता है बादशाह बनने से ज्यादा मुश्किल है बादशाह बने रहना, समझे। हमजा मान जाता है सब कुछ करने के लिए। हमजा आलम से कहता है मुझे डिमिथाइल मरकरी चाहिए। वो टीवी में न्यूज देखता है कि उरी में भारतीय आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है, जहां 17 भारतीय जवान मारे गए। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान ने किया है, पर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। हमजा जाता है एयरपोर्ट उन लोगों को पिक करने जो नशीला पदार्थ लेने आने वाले थे भारत के पंजाब से। तभी वो एकदम से चौंक जाता है। उन लोगों में उसका बचपन का यार गुरबाज भी आया हुआ है। अब लोग उसे पिंडा के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में नशीला पदार्थ बेचने का काम करता है, मतलब आतंकी बन गया है वो। अब हमजा का हुलिया काफी बदला हुआ था, तो पिंडा उसे नहीं पहचान पाता। अब सब लोग मिलते हैं। वहाँ जहूर मिस्त्री भी आता है, जिसने अजय सर से कहा था कि पड़ोस में रहते हैं हम, गूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। अब वो नशीला पदार्थ बेचने का काम करता है। पिंडा सारे नशीले पदार्थ खुद टेस्ट करता है और फिर डील फाइनल हो जाती है। पिंडा कहता है यहाँ आए हैं तो कुछ माहौल बनाओ। इकबाल हमजा से कहता है इन्हें पार्टी करवाइए। हमजा उसे अपने घर लेके चला जाता है पार्टी करवाने। आलम हमजा को एक अंगूठी देता है। हमजा ने आलम को बता दिया था कि पिंडा उसका दोस्त हुआ करता था, जिसने शायद उसे अभी तक नहीं पहचाना है। हर टाइम नशे में रहता है शायद इसलिए। एसपी जमील को बताता है कि उजैर को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वो एयरपोर्ट से जेल नहीं पहुंचेगा, रास्ते में ही उसे निपटा देंगे। पिंडा को सुसु आई होती है तो हमजा उसे बाथरूम ले जाता है। पिंडा कहता है तुझे याद नहीं आई क्या घर की जस्सी? यानी वो हमजा को देखते ही पहचान गया था, लेकिन तब कुछ बोला नहीं। पिंडा ने जसकीरत की बहन से शादी कर ली थी और अब 2 बच्चे भी हैं उसके। पिंडा को समझ आ गया था कि वो इंडियन एजेंट है, तो वो बाहर सबको बताने जा रहा होता है। हमजा कहता ये डील छोड़ दो, अपने देश के बारे में तो सोच तू। पिंडा कहता मैं क्यों सोचूं उस देश के बारे में जिसने कभी हमें अपना समझा ही नहीं। मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए वफादार हूँ। पिंडा ने इतना नशा कर लिया था कि उसे हमजा राक्षस की तरह दिखने लगा था। वो शोर मचाने लगता है, हमजा पर हमला करने लगता है। हमजा उसे चुप करा रहा होता है ताकि कोई मसला ना हो घर पे। पिंडा इंजेक्शन से हमजा पर हमला करने जा रहा होता है, पर इंजेक्शन उसकी ही आंखों में घुस जाता है। फिर उसका पैर फिसलता है और बाथ टब से सर टकराने से उसकी मौत हो जाती है। इतने सालों बाद हमजा अपने दोस्त से मिला और अब उसके सामने ही उसकी मौत हो गई। दोस्त के साथ साथ जीजा भी था उसका। वो अपनी बहन को भी विधवा बना दिया उसने। हमजा बाहर आता है और खूब दारू पीता है। तभी सबको पता चल जाता है कि बाथरूम में कुछ हुआ है। हमजा वहाँ जाता है तो देखने मिलता है कि आलम को पकड़ रखा है पुलिस ऑफिसर उमार ने। सब सोच रहे थे कि वो इंडियन एजेंट है और उसने पिंडा को मारा है। हमजा जानता था कि आलम को बुरी तरह टॉर्चर किया जाएगा, तड़पा तड़पा के मारा जाएगा उसे। हमजा ने देख रखा था कि कैसे टॉर्चर करा जाता है इंडियन एजेंट्स को। दिल पर पत्थर रख वो आलम को गोली मार देता है। टॉर्चर से बेहतर ये मौत ज्यादा आसान थी। फिर एक्टिंग करता है कि मेरे घर में घुसकर मेरे मेहमान को मारा इसने, कैसे छोड़ देता इसे।
हमजा जाता है वहाँ जहाँ आलम भाई अक्सर चाय पिया करते थे। वो 2 चाय ऑर्डर करता है। हमें दिखाया जाता है कि जब पिंडा मरा तो वहाँ आलम भाई आए। आलम ने कहा, तुम बाहर चले जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अब जहाँ पर हो वहाँ पहुँचने में बहुत मेहनत लगी है, वो मेहनत बर्बाद नहीं जानी चाहिए। एक बरेली का पॉकेट मार आज अपने देश के लिए शहीद होगा। मुझसे यह मेरा हक मत छीनो भाई। कोई और याद रखे ना रखे, बस तू मुझे याद रखना, मुझे अच्छा लगेगा। अब जाओ, तुम जल्दी बाहर जाओ। तो आलम भाई ने पिंडा को मारने का इल्जाम अपने सर ले लिया हमजा को बचाने के लिए। बहुत दुख होता है हमजा को कि उसे अपने हाथों से अपने बंदे को ही मारना पड़ा। एक ही दिन में उसके 2 करीबी मर गए और वो कुछ नहीं कर पाया। एसपी असलम उमर से कहता है, हमजा किसी को बिना वजह तो नहीं मारता और जो वजह उसने दी वो सही बैठ नहीं रही। उमर कहता, मुझे तो हमेशा सही हमजा सही नहीं लगा। एसपी कहता, तहकीकात करो फिर उसकी। यलीना उनकी बातें सुन लेती है। वो हमजा का सारा सामान देखने लगती है कि कहीं वाकई में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो उसे दिखता है कि एक पाउच से लिक्विड बह रहा है। पाउच खोलने पे मिलती है उसे वही डायरी जिसमें हमजा सबका नाम लिखा करता था कि किस किस को मारना है। डायरी में लिक्विड लग गया था तो यलीना को सब पढ़ने में आ रहा था। वो समझ जाती है कि हमजा भारतीय जासूस है। हमजा जब घर आता है तो वो बंदूक तान देती है उस पर। यलीना के हाथ में डायरी देख हमजा भी समझ जाता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। हमजा बंदूक को अपने माथे पर रख के कहता, मार दो, पर यलीना नहीं मार पाती क्योंकि प्यार था उसे। कहती, तुम मुझे ही मार दो, मैं नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ जो मेरे मुल्क की बर्बादी चाहता हो। तुम्हारा तो असली नाम भी हमजा नहीं होगा ना। हमजा डायरी खोल के बताता है कि आज तक इंडिया में कितने आतंकी हमले किए गए हैं और कितने मासूम लोगों को मारा गया है। वो कहता है, ये लोग जितने खतरनाक हिंदुस्तान के लिए हैं उससे ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए हैं। मैंने जो भी किया वो मेरे मुल्क की सलामती के लिए किया। जब सब खत्म हो जाएगा तब तुम चाहो तो मेरी पहचान पूरी दुनिया के सामने ला सकती हो। मुझे छोड़कर जयान को लेके जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। यलीना उसकी बातों को समझती है और किसी को भी कुछ भी ना बताने का फैसला लेती है। वो उसे ये जानकारी दे देती है कि एसपी असलम को तुम पर शक हो चुका है। हमजा शिरानी से कहता, पहले रहमान भाई को मारा, फिर आपके नाती को मार डाला और पता नहीं कितने मासूम बलोच बच्चों को मारेंगे। एसपी असलम आज उजैर के पीछे पड़ा है, कल हम तक भी पहुंच जाएगा। एसपी असलम को खबर लग जाती है कि हमजा शिरानी से मिला था और वो दोनों उजैर को बचाने का प्लान कर रहे हैं। पहले आपस में डील हुई थी उजैर को मारने की और अब उसे बचाने जा रहा है हमजा। ये सोचकर एसपी असलम हमजा को ठिकाने लगाने निकल पड़ता है उसके घर की ओर। उजैर को भी आज ही लाया जा रहा था दुबई से, तो वो एक ऑफिसर को उसे मारने भेज देता है। हमजा जमील के साथ घर पर ही था। उसने शिरानी के साथ मिलकर पहला ही प्लान बना रखा था एसपी को मारने का। एसपी असलम अपनी कार से जा ही रहा था कि तभी एक कार आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है। बहुत बड़ा धमाका हुआ और एसपी असलम का यहीं पर खेल खत्म हो गया। उजैर को पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। उसे 12 साल की सजा मिली थी सारे गलत काम करने की। हमजा उससे मिलकर दिलासा देता है कि वो जल्दी ही उसे बाहर निकाल लेगा, जबकि ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला था। हमजा दुबई जा रहा होता है तभी उसे खबर मिलती है कि इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है आतंकी अड्डों पर। ये जानकर हमजा को खुशी होती है। दुबई पहुंच के उसकी मुलाकात होती है सुशांत और अजय सर से। अजय सर कहते हैं, नेपाल के जरिए आने वाली 11,000 करोड़ की फेक करेंसी हमने पकड़ ली है। हमजा कहता, 60,000 करोड़ और आने वाले हैं, उसे यूपी के इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में किसी भी ईमानदार को कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे ये। अजय सर कहते हैं, बहुत साल पहले मुझसे किसी ने कहा था, गूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। अब बिगाड़ने का वक्त आ गया है। हौसला, ईंधन, बदला, अब तुम आजाद हो, जो करना है कर सकते हो अपने हिसाब से। अजय सर सुशांत से कहते, हमें शायद ऑपरेशन ग्रीन लीफ अभी करना पड़ेगा ताकि ये फेक करेंसी का कोई मतलब ना रह जाए। थोड़े दिन बाद देश के प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि 500 और 1,000 रुपए के करेंसी नोट अब बंद हो जाएंगे, वो अब कागज के टुकड़े समान होंगे। आतिफ अहमद इकबाल को फोन करके कहता, सब बर्बाद हो गया, ये चाय वाला घुस के फट गया है हमारे अंदर, अब गया हमारे हाथ से यूपी का इलेक्शन। खनानी ने तो 60,000 करोड़ फेक करेंसी छाप के रखी हुई थी। बहुत सारा पैसा लगा था उसका फेक करेंसी बनाने में। खनानी इकबाल से मदद मांगता है पर वो इग्नोर कर देता है। फिर वो हमजा को फोन करता है कि बचा लो मुझे इस मुसीबत से। हमजा जाता है उसकी फैक्ट्री उससे मिलने, उसे ले जाता है छत पर और उसे छत से नीचे फेंक देता है। फिर वो पूरी फैक्ट्री में
आग लगा देता है। अब आतिफ अहमद की सच्चाई सामने आ ही गई तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। उमर का शक अब और भी गहरा होता जा रहा था। उसे समझ आ रहा था कि हमजा जैसा दिख रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। अब एक एक करके हमजा सभी आतंकियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है जिनके भी नाम उसने डायरी में लिख रखे थे। जहूर मिस्त्री का भी नंबर लग जाता है। उसको मारने से पहले हमजा अजय सर को वीडियो कॉल करता है क्योंकि चैलेंज किया था उसने अजय सर को। अजय सर कहते हिंदू बहुत डरपोक कौम है, यही बोला था ना, अब देख लिया ना, ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ा। अजय सर उससे भारत माता की जय भी बुलवाते हैं और फिर हमजा उसे गोली मार उसका भेजा खोल देता है। धीरे धीरे आतंकी संगठन की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही थी। इकबाल हमजा को फोन करके कहता बड़े साहब ने याद किया है आपको। हमजा दाऊद को भी निपटाना चाहता था। आपको याद होगा कि आलम ने उसे एक अंगूठी दी थी। अंगूठी के अंदर डिमिथाइल मरकरी था जो कि बहुत ही ज्यादा घातक जहर होता है। ये आपके त्वचा के जरिए अब्जॉर्ब होते हुए धीरे धीरे आपके लंग्स, लीवर, किडनी डैमेज करना शुरू कर देता है। अर्ली सिम्टम्स में ये लगता है कि फूड पॉइजनिंग हुई है। इससे सामने वाले को एहसास ही नहीं होता कि उसे धीरे धीरे मरने वाला ये जहर दिया गया है। हमजा उस जहर को एक बैंडेज में लगा लेता है और उसे बांध लेता है अपनी उंगली में। फिर सब लोग जाते हैं दाऊद से मिलने। तभी न्यूज में उन्हें देखने मिलता है कि अब बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनने जा रहा है। ये देख दाऊद का और खून खोल जाता है। वो कहता है खतरनाक टुकड़ी तैयार करो, यूपी वाले आतिफ को खबर कर दो कि हमारे लड़के वहाँ आ रहे हैं। हमजा तुम हथियार इकट्ठा करो। हमजा हाथ मिलाकर दाऊद को जहर देने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ नर्स आकर काम खराब कर देती है। इकबाल हमजा से कहता है अगले हफ्ते मुरिदके वाले मदरसा में असलहे की डिलीवरी देने आ जाना, तुम्हें मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग भी दिखा देंगे। आपको बताना भूल गया कि हमजा ने रिजवान को अपना साथी बना लिया था। उमर सीधा हमजा के घर आ जाता है जब हमजा नहीं था। वो यलीना से कहता है अब सच बता दो, नहीं तो अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाओगी जिंदगी भर। बेटे को खोने के डर से यलीना बता ही देती है कि हमजा असलियत में कौन है। उमर तुरंत इकबाल को फोन करके बता देता है। कुछ अज्ञात लोग आकर आतिफ अहमद को गोली मार के चले जाते हैं। अब इंडिया से कनेक्शन टूट जाता है इकबाल का। आतिफ अहमद की मौत की खबर सुनकर ब्रिगेडियर जहांगीर इकबाल पर हंस रहा होता है। कहता तुमसे यही उम्मीद थी कि तुमसे कुछ ना हो पाएगा। 71 के बाद अपनी जान लगाकर खड़ा किया था हमने इस मुल्क को और तुम बीप बीप लोगों ने उसकी बीप बीप करवा दी। जहांगीर नहाने के लिए बाथटब में घुसता है। लगातार वो इकबाल को गरिया ही जा रहा था। एक तो हर जगह हर कोई मर रहा था और उसका साथी एजेंट निकल गया, ऊपर से उसका बाप गरियाने में पड़ा हुआ था। इकबाल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बाप को डुबो के मारने लगता है। कहता 50 सालों से तेरी झूठी बहादुरी के किस्से सुनते आ रहा हूँ। अम्मी ने तेरी असलियत बहुत पहले ही बता दी थी। 71 में अपनी जान बचाने के लिए अपने फौज की मुखबरी कर दी थी तूने। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा दिए। हिंदुओं ने हमारे जवानों की पतलूनें उतरवाई। तेरी वजह से जिस जिल्लत से हमारा मुल्क गुजरा था, मैं पूरी जिंदगी उस मुल्क की खोई हुई असमत को लौटाने की जद्दोजहद में रहा हूँ। इतना कहकर इकबाल ने अपने बाप को ही मौत की नींद सुला दी। फिर बाल काट डाले अपने, नया अवतार बना लिया अपना। हमजा अब इकबाल के पास आता है मदरसे में हथियार लेकर। उसके बदले जो पैसा मिला रिजवान उसे गाड़ी में रखने जाता है। देखता है कि नोट तो नकली हैं। वो अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है पर उसे जाने नहीं दिया जाता। नोटिस करता है कि वहाँ तो रेंजर्स आ गए हैं। अंदर इकबाल हमजा पर हमला कर देता है। हमजा यहाँ आने से पहले शिरानी से मिलकर आया था। उससे कहा कि हजारों बलोच मारे गए आजादी की लड़ाई में, क्या आप उनका बदला लेना चाहेंगे? मैं उन सबको एक छत के नीचे लेके आऊंगा, आप बस साथ दो। इकबाल हमजा को मार मार के उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। हमजा कहता है अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं धमाका शुरू करूं। हमें देखने मिलता है कि जो हथियार से भरे बक्से दिए हमजा ने उसमें बॉम्ब फिट है। रिजवान ट्रिगर दबा के धमाका कर देता है। जो रेंजर्स आए थे वो असल में शिरानी के लोग थे जो कि रेंजर की पोशाक पहनकर आए ताकि किसी को शक न हो। उन्होंने इकबाल के लोगों पर हमला कर दिया। हमजा और जख्मी हो गया था धमाके की वजह से, लेकिन वो हिम्मत जुटा के एक एक करके सबको बेरहम मौत देना शुरू करता है। चेले सपाटों को मारने के बाद फिर उसकी 1 to 1 लड़ाई होती है इकबाल से कांटे की टक्कर होती है उसकी। बाहर कई सारे आतंकी आ जाते हैं। शिरानी भी अपने बंदों को लेकर उनको संभाल लेता है। रिजवान भी लगा हुआ था उन सबको मारने में। इकबाल कमजोर पड़ने लगता है तो वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। हमजा डरे बिना उसके पीछे जाता है उसे खत्म करने। भागते भागते इकबाल पहुंच जाता है ऐसी जगह जहाँ मालगाड़ियां खड़ी थी। इकबाल धोखे से हमजा को और जख्मी करके उसे जंजीर से पकड़ लेता है। फिर डायलॉग बाजी
करता है कि इंडिया के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमजा ताकत बटोरते हुए उससे खुद को छुड़ा लेता है, फिर पहले काटता है उसके पैर ताकि भाग ना पाए, फिर उसे चढ़ाता है टैंक के ऊपर जिसके अंदर केरोसिन भरा है, फिर डाल देता है उसे टैंक के अंदर। हमजा भी फिर डायलॉग मार देता है कि ये नया हिंदुस्तान है, ये अंदर घुसेगा भी और मारेगा भी। इकबाल फिर से बुरा बुरा बोल रहा होता है कि हम नहीं रुकेंगे, फिर घुसेंगे, बार बार घुसेंगे। हमजा आग लगा के धमाका कर देता है और फिर इकबाल हमेशा के लिए शांत हो जाता है। सबका खात्मा करने के बाद वो यलीना को फोन करता है। प्यार तो उसे भी था उससे। हमजा उसे अपना असली नाम बताता है, जसकीरत। यलीना उसे उसी नाम से पुकारती है तो जसकीरत को बहुत अच्छा लगता है। पुलिस हमजा को पकड़ लेती है और उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रही होती है। तभी जनरल शमशाद के पास अजय सर का कॉल आता है। वो कहते हैं हमारा एक लड़का आपके पास है, उसे आप मरकला हिल्स के पास पहुंचा दीजिए सही सलामत। जनरल कहता है हिंदुस्तान की धज्जियां इंटरनेशनल मीडिया के सामने तो अब उड़ेंगी और मेरे लड़के तो इसकी खातिरदारी कर ही रहे हैं। अजय सर कहते 3 महीने पहले पाकिस्तान का टॉप रैंकिंग ISI ऑफिसर लंदन जाता है एक पर्सनल विजिट के लिए। करोड़ों रुपए के बदले में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नीलाम करने को तैयार। किसको? इजरायलियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को, काफिरों को। वीडियो भेजा है, देख लीजिए, आपको दिख जाएगा कौन है वो ऑफिसर। वीडियो में थे खुद जनरल साहब, यानी वही गद्दारी कर रहे थे पाकिस्तान से। जनरल के पसीने छूट जाते हैं। कमरे में मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने बोल देता है वो। अजय सर कहते आपको क्या लगा इजराइल हमें नहीं बताएगा क्या? अगर ये खबर फैल गई तो आपकी आवाम आपको दौड़ा दौड़ा कर कुत्तों की तरह मारेगी। अब 1 घंटे के अंदर इस लड़के को मरगला हिल्स में छोड़ दीजिए। कुछ ही देर में रावलपिंडी के एयरपोर्ट में एक प्राइवेट जेट लैंड करेगा, ये TC को संभाल लेना। जनरल कहता यहाँ खबर फैल गई है कि हमने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, हमें किसी पर तो इल्जाम डालना पड़ेगा ना। हमजा कहता उजैर, मैंने उसे इसीलिए जिंदा रखा था। उजैर भी लायक खाया पिया कुछ भी नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। गिरफ्तार होने से पहले हमजा ने सारी जिम्मेदारी रिजवान को दे दी थी। जसकीरत को हिल्स के पास छोड़ दिया जाता है। फिर एक कार आती है तो हमजा उसमें बैठ जाता है। कार में था जमील जमाली, जिसे देख जसकीरत सोच में पड़ जाता है कि ये यहाँ कैसे। हमें बताया जाता है कि जमील भी एक इंडियन एजेंट है। पिछले 45 साल से वो यहाँ रह रहा है अपनी पहचान छुपाकर। जब जसकीरत फंसा तो तब उसकी मदद करने के लिए उसने सारी जानकारी अजय सर को दी। यहाँ आने से पहले अजय सर ने जसकीरत को बताया था कि वहाँ एक कोऑर्डिनेटर होगा जो सभी एजेंट्स पर नजर रखेगा। जमील जमाली वही कोऑर्डिनेटर है। जमील जसकीरत को एयरपोर्ट ले जाता है। जसकीरत के पास एलिना और अपने बच्चे की फोटो थी। जमील कहता भूल जाओ इन्हें बच्चे, उसी में सबकी भलाई है। बस ये समझो कि ये जंग हम जीत गए तुम्हारी वजह से, अब आराम करो जाके। जसकीरत कहता बस एक अफसोस रहेगा कि दाऊद को नहीं मार पाया। जमील बताता है कि दाऊद की जो आज हालत है उसने ही करी है। जो जहर जसकीरत उसे देने वाला था वो कई साल पहले जमील ने दाऊद को दे दिया था, इसलिए आज वो बेड पे पड़ा हुआ है और मशीन के सहारे जिंदा है, पर शायद जल्द ही मर जाएगा। जसकीरत अपना मिशन पूरा कर फाइनली अपने देश लौट आया। अजय सर उसे गले से लगाते हैं। जसकीरत कुछ बातें बताता है उन्हें जो हमें सुनाई नहीं जाती। जब पाकिस्तान जाना था तो अपनी इंडियन फैमिली की फोटो जलाई थी। अब जब इंडिया आया तो पाकिस्तानी फैमिली की फोटो जलानी पड़ी। 2 बार बलिदान देना पड़ा उसे अपने परिवार का। अगले दिन सुशांत अजय सर को बताता है कि जसकीरत कहीं चला गया है। जसकीरत अच्छे से तैयार होकर जाता है अपने गाँव, अपने घर। वो मिलने गया था अपने परिवार से जिसे कई सालों पहले छोड़ना पड़ा था। उसे दिखती हैं उसकी माँ और बहन। वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रुक जाता है। सोचता है आगे ना बढ़ने का, उनके पास ना जाने का। एक तरफ वो वापस जाने का रास्ता देखता है, दूसरी तरफ अपने घर का रास्ता। सोच में पड़ जाता है कि वो कहाँ जाए, उस परिवार के पास जो शायद मूव ऑन कर चुका होगा और जीना सीख लिया होगा उसके बिना। और कैसे बताएगा कि कहाँ था वो इतने साल, और कैसे समझाएगा कि क्या हुआ गुरबाज का। इसी असमंजस में फंसा हुआ देखते हैं हम उसे। फिर कहानी पीछे जाती है 2002 में। जब अजय सर ने उसे एजेंट बनाने के लिए सोच लिया तो फिर शुरू हुई उसकी ट्रेनिंग। उसे सिखाया गया कि बलिदान देने से बड़ा कोई कर्म नहीं होता और देश के लिए बलिदान देने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ट्रेनिंग मिलती है उन्हें बलिदान देने के ऊपर। मेंटली फिजिकली मजबूत किया जा रहा होता है ट्रेनिंग में सबको। मुस्लिम बनने के लिए सबसे जरूरी था खतना करवाना, तो वो भी होता है जसकीरत का। इस्लाम में जो भी चीजें होती हैं सब सिखाई जाती हैं उन्हें।
हैं। जो भाषाएं बोली जाती हैं पाकिस्तान में वो भी सिखाई जाती हैं। लड़ने और मारने की भी ट्रेनिंग होती है। कौन कौन से केमिकल्स होते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। एंड में दिखाया जाता है कि उमार जनरल से बहस कर रहा होता है कि हम इस एजेंट को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। जनरल उसे जेल में बंद करा के देशद्रोही का इल्जाम लगा देता है उस पर। इस तरह से येलेना और जयान सुरक्षित हो गए। अब इन्हें उमार नहीं तंग करेगा। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखी एक ऐसी मूवी जिसमें हमें काफी कुछ देखने मिला। अगर पार्ट 1 और 2 को जोड़ दिया जाए तो एक सीरीज बन सकती है। और इतनी बातें, इतना सस्पेंस है कि मूवी आपको पूरी तरह एंगेज करके रखती है। मूवी के बारे में जितनी भी टिप्पणियां हैं वो सभी सच हैं। मूवी अच्छी भी है, मूवी में प्रोपेगेंडा भी है, मूवी बड़ी होने पर बोर भी करती है और दिल पर सीधा हिट भी करती है और आपको ये भी एहसास कराती है कि कुछ अच्छा, कुछ नया देखने मिला है। मैं जो भी कहूंगा साफ साफ कहूंगा जो मुझे फील हुआ। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप मुझे कितना समझ पाते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। अब आने वाले समय में जो भी स्पाई मूवी बनाएगा, जनता उस मूवी को इस मूवी से कंपेयर जरूर करेगी। अब तक सेम टेम्पलेट में स्पाई मूवीज बनती आ रही थी कि एक जासूस है जो मिशन पर जाता है और वो जासूसी करने के अलावा वो सब कुछ करता है जो शायद ही जासूस करता होगा। तो इस मूवी के आने के बाद अब ऐसी फिल्मों की कहानी में बदलाव देखने को मिलने वाला है। अगर दोनों पार्ट को कंपेयर किया जाए तो मुझे ऐसा फील हुआ कि पार्ट 1 ज्यादा बेहतर था। अक्सर मूवी या सीरीज के बिल्डअप में मूवी बोरिंग लगती है, पर इस फिल्म में ऐसा हुआ कि जब मूवी में सब कुछ इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तब ज्यादा मजा आया। ऐसा नहीं कि पार्ट 2 अच्छा नहीं है, अच्छा है, मगर पार्ट 1 जितना इंटरेस्टिंग नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्षय खन्ना का जो जलवा था पार्ट 1 में वो इसमें नहीं था, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन की काफी टाइम ऑरा फार्मिंग में लगा दिया गया। स्लो मोशन का यूज काफी किया गया है इस फिल्म में। बार बार रणवीर सिंह की एंट्री कराई गई जो कि रिपीटेटिव फील होती है। जैसा भौकाल रहमान का बना था उस तरह का भौकाल इस पार्ट में विलन मेजर इकबाल नहीं बना पाए। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ म्यूजिक सीन्स के साथ मैच नहीं हुए। हाँ, लास्ट में जो गाना है फिर से नाम का जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है वो काफी फिट बैठ रहा था सीन के साथ। ऐसे जितने भी गाने हैं आप सुनोगे तो सब अच्छे ही हैं, मगर सीन्स के हिसाब से कुछ गाने फिट नहीं बैठे। आधे से ज्यादा मूवी की ऐसी तैसी सेंसर बोर्ड वालों ने की है। इतने सारे कट्स लगवा दिए मूवी में कि शायद इसलिए एडिटिंग भी थोड़ी सी गड़बड़ फील होती है। मूवी में भर भर के गालियां हैं। गालियां साइलेंट कराई गई, लेकिन ऐसे कराई गई हैं कि साफ समझ आता है कि कौन सी गाली दी जा रही है। तो कोई सेंस ही नहीं बना इस चीज का, बल्कि ऑडियंस का देखने का एक्सपीरियंस खराब हुआ ऐसा करके। एक्शन सीक्वेंसेस काफी सही देखने मिलते हैं। रणवीर सिंह जब भी फाइट मोड में आते हैं ऐसा फील होता है कि वो सच में सामने वाले को मार रहे हैं, मतलब रियल फील होती है फाइट्स। खासकर जो शुरुआत में जसकीरत को घर में घुस के सबको मारते हुए दिखाया है वो काफी तगड़ा सीन है। मुझे ऐसा फील हुआ कि जसकीरत पर कम फोकस किया गया, उसकी लाइफ के बारे में नहीं बताया गया उतना। अगर जसकीरत की कहानी को और टाइम दिया जाता तो अच्छा रहता। दिखाना चाहिए था कि उसकी फैमिली के साथ कैसा बॉन्ड था। जो लास्ट में सीन दिखाया गया वो और इम्पैक्टफुल होता। कमाल की बात यह है कि जसकीरत और हमजा के बीच आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। मतलब फील होता है कि जसकीरत जब हमजा बना तो उसने वाकई में जसकीरत को अंदर ही अपने मार दिया। इससे रणवीर सिंह की एक्टिंग स्किल्स काफी साफ नजर आती हैं कि वो कितने शानदार कलाकार हैं। शाहरुख खान ने कहा था कि वो लास्ट ऑफ द स्टार्स हैं। लगता था कि हाँ सही है, पर अब लगता है कि वो गलत साबित हो जाएंगे। करंट टाइम पे रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों ही कमाल काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये दोनों बहुत बड़े स्टार्स माने जाएंगे अगर ऐसे ही अपना काम करते रहे तो। रणवीर को कोई और स्टार बनने से रोक सकता है तो वो खुद हैं रणवीर सिंह ही। एक्टिंग वो भले कमाल करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाती है, या फिर ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा पगला गए हैं। मतलब जो जोश में वो होश खो बैठते हैं। कई बार ऐसा उन्होंने किया है। जब ये मूवी आ रही थी तो शायद उन्हें हिदायत दी गई होगी कि ज्यादा पब्लिक में ना आए, नहीं तो फिर से कोई हरकत कर देते और इस मूवी पर इफेक्ट पड़ सकता था। इसलिए वो ये पार्ट रिलीज होने से पहले नहीं दिखे जाता। अर्जुन रामपाल का किरदार मेजर इकबाल विलन वाली छाप नहीं छोड़ पाया। जब उसकी बैक स्टोरी बताना शुरू की गई तो पता चला कि जो दुनिया भर में शेर बना फिरता है वो घर जाके गाली खाता है रोज। तो इसके बाद से हमारे सामने भी उसकी वैल्यू खत्म हो गई। उसने जब अपने पिता को मारा तो भी फील नहीं हुआ कि अरे बाप रे कितना खतरनाक आदमी है, नॉर्मल ही फील हुआ। फिर बाल काट कर नया लुक लेने का भी कोई सेंस समझ नहीं आया, क्योंकि थोड़ी देर फाइट हुई फिर उसके बाद वो भागता नजर आ रहा था जैसे उसने कोई चोरी वोरी की हो, चैन स्नैचिंग की हो। येलेना का बस एक ही जगह काम था तब जब उसे सच्चाई पता चली। एक्चुअली में ये मूवी ऐसी है जहाँ सिर्फ मर्दों का बोलबाला है, तो फीमेल कैरेक्टर्स के पास ज्यादा कुछ करने को था ही नहीं। रहमान की पत्नी को भी बस एक बार दिखाया गया जब उसका जनाजा निकल रहा था, उसके बाद वो कहीं भी नहीं दिखी। फिल्म के एंड में थोड़ा फील हुआ कि हमजा को सुपरमैन बना दिया। इकबाल ने उसे चाकू से मारा, बम धमाका भी हुआ,
हुआ, लगातार मार खाता रहा, कंटेनर के ऊपर से गिरा, हुक्स गाड़ दिए उसके पीठ पे, जंजीर से गला भी घोटा उसका इकबाल ने। इतने में तो कोई भी इंसान होता तो वो मर ही जाता। फिर उसके बाद उसे पुलिस ले गई। अब उसका इलाज तो कराया नहीं होगा, ऐसे ही जख्मी हालत में उसे लटकाया और मारना शुरू कर दिया होगा। अगर उसे जिंदा दिखाना ही है तो इतनी मार दिखाओ ही मत कि लगने लगे कि अमर हो गया एकदम किरदार। ऐसी चीजें फिर मूवी को ग्राउंडेड नहीं रखती, मांस मसाला वाली फिल्म वाली फील देने लगती है फिल्म। अब बात करते हैं प्रोपेगेंडा पे। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि किसी आइडिया, सोच या व्यक्ति के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित करने के लिए जानकारी को एक तरह से बताना। जो ये कह रहे हैं कि पूरी मूवी ही प्रोपेगेंडा है, उसको देखना ही नहीं चाहिए। इन लोगों से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। उनकी भी बुद्धि घुटने में है, क्योंकि बिना देखे प्रोपेगेंडा बोल देना किसी मूवी को ये भी गलत ही है। मूवी में दिखाया गया कि नोटबंदी इसलिए हुई क्योंकि फेक करेंसी आने वाली थी पाकिस्तान से। मूवी की कहानी को कई सारे रियल लाइफ इंसिडेंट से जोड़ा गया है, तो कहानी में फेक करेंसी की बात हुई तो उसको नोटबंदी से जोड़ दिया गया। मूवी में नोटबंदी को ऑपरेशन ग्रीन लीफ नाम दिया गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि जो आम जनता है जो मूवी देख रही है वो इसी बात को सच मान के बैठ गई है कि एग्जैक्टली यही रीजन था नोटबंदी का। मूवी खुद डिस्क्लेमर देती है कि फिक्शनल है, सब काल्पनिक है, पर फिर भी लोग उसे ही सच मान रहे हैं। तो ये मूवी का फॉल्ट नहीं है, देखने वाले की बुद्धि का फॉल्ट है। अब रियलिटी की बात करें तो ये बात सही तो है, पर पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, शायद ये सच हो सकता है कि अगर दुश्मन मुल्क ने फेक करेंसी छाप रखी होगी तो वो पैसे बर्बाद हो गए नोटबंदी के आने की वजह से। जिसके पास भी फेक करेंसी नोट्स रहे होंगे वो उस रात के बाद से पूरी तरह रद्दी बन गए। लेकिन ये भी सच बात है कि देश के अंदर नोटबंदी कामयाब साबित नहीं हुई थी। नेता अभिनेता या सरकार के जो भी करीबी थे उन सबको पहले से पता पड़ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो जिनके पास भी ब्लैक मनी था सबने जुगाड़ करके व्हाइट करवा लिया था। इंडिया में जुगाड़ चलता है और जुगाड़ हर किसी के पास है। हर किसी के चाचा, मामा, ताऊ या दूर का रिश्तेदार एक ऐसे तबके पे बैठा हुआ है जो उनका काम करवा देता है। तो जुगाड़ लगाकर सबने अपने पैसे ब्लैक से व्हाइट करवा ही लिए। यहाँ तक कि इसके कारण लोगों की मौत भी हुई है। आम जनता को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। आरबीआई का डाटा भी ये कहता है कि लगभग सभी 500,000 के नोट्स वापस आ गए थे। तो जो करंट सरकार के चाहने वाले हैं वो जानबूझकर आंखें बंद करके अपने चाहने वालों की गलती को ना मानकर जो फिक्शनल चीज दिखाई गई है उसको सच मान रहे हैं। तो ये भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि एग्जैक्टली यही रीजन था। अगर कुछ हुआ है तो उसका अच्छा या बुरा इफेक्ट दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर सिर्फ एक ही साइड देख रहे हैं आप तो माफ करिएगा, आप भी पक्षपात ही कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये तक बता दिया था कि नए नोट्स में चिप है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ था कि लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ शिफ्ट हो गए, तो नोटों का चलन ही कम हो गया। अब कई जगह पर ऐसे डायलॉग बोले गए हैं कि बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टीज हैं वो सब आतंकी से पैसा लेकर इलेक्शन जीतती हैं। अगर वाकई में ऐसा होता तो आईबी, रॉ, सीबीआई, पुलिस डिपार्टमेंट, आर्मी सब कुछ कब का खत्म हो चुकी होती और कोई युद्ध भी नहीं लड़ा होता हमने दुश्मन देश से जो हमने जीते हैं। ना कोई एजेंट कभी भेजे जाते, ना ये मूवी बनती। अगर वाकई में सब वैसा ही होता जैसा मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी नॉलेज व्हाट्सएप फॉरवर्ड या रील से बढ़ाते हैं तो आपको जानकारी है ही नहीं। मैं भी जो बोल रहा हूँ मुझ पर यकीन मत करिए, इंटरनेट पर खुद से इस टॉपिक पर सर्च करिए और कम से कम 5-6 आर्टिकल पढ़िए इस टॉपिक के बारे में। सच्चाई आप खुद जानिए तो ज्यादा बेहतर नॉलेज बढ़ेगी आपकी। मूवी में ये डायलॉग भी कहा गया है कि यूपी में किसी ईमानदार को नहीं आने देंगे ये लोग। चाय वाले ने सबकी बीप बीप फाड़ रखी है, ऐसे डायलॉग्स हैं। पता नहीं क्यों ऐसा दिखाया गया कि करंट पार्टी में कोई खराबी ही नहीं है, सब अच्छा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, कुछ भी बुरा नहीं है पार्टी में। मुझे समझ नहीं आता कि जनता जो वोट देती है वो ये क्यों नहीं समझ पाई आज तक कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कोई भी उसकी सगी नहीं है। जनता को लगता है कि वो वाली पार्टी खराब है, ये वाली अच्छी है, या ये वाली खराब है, वो वाली अच्छी है। पर असलियत तो ये है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो अंदर ही अंदर एक दूसरे के साथ मौज मारते हैं और आम जनता एक दूसरे से लड़ती रहती है उनको लेकर। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा, अपनी आंखों से देखा है तभी बता रहा हूँ। मीडिया पर्सन हूँ तो देखा है मैंने कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता कैमरा के सामने चीखते चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर गरियाते हैं और डिबेट खत्म हो जाने के बाद साथ में मिलकर नाश्ता पानी करते हैं। कल तक जो पार्टी ए में था वो बुरा लग रहा था, लेकिन वही बुरा जब पार्टी बी में आ गया तो सबसे अच्छा लगने लगा। मुझे दुख इस बात का है कि जनता ये समझ नहीं पाती कि हम नेता के नौकर नहीं हैं, नेता हमारे नौकर हैं। हमारे वोट के बलबूते नेता बने हैं वो। किसी के भी फैन बनो लेकिन अपनी बुद्धि को ना खो बैठो उसके पीछे कि आपको पता ही ना चले कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अब जब मूवी में कुछ दिखाया जो कि पूरी तरह फिक्शनल है पर जनता समझ रही है कि यही हुआ था, तो पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत ही नहीं कुछ करने की, क्योंकि वो समझ जाती है कि जनता को
को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। एक बात ये भी नोटिस करी कि जब तक मूवी में 2014 नहीं आया तब तक अजय सान्याल क्रिटिसाइज करते रहे कि सरकार उसकी सुनती नहीं, कि सरकार में भ्रष्ट लोग हैं। ये भी डायलॉग मारा कि आगे चलकर कोई ऐसा आएगा जो सब कुछ संभाल लेगा। फिर जब 2014 के बाद उरी हमला हुआ तो कोई डायलॉग नहीं, कुछ नहीं, तब चू तक नहीं निकली कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। जिस तरह का रिएक्शन था हमजा का 26/11 हमले के टाइम, जब टीवी में न्यूज देखी कि उरी हमला हुआ है तब कोई रिएक्शन नहीं आया। अजय सर का तब एक भी डायलॉग भी नहीं है कि कैसे घुसाया आतंकी उनकी फेवरेट सरकार में। तो इन सभी सीन से समझ आता है कि फिल्म मेकर का एक तरफ झुकाव ज्यादा है, तभी उन्हें सिर्फ अच्छा ही दिख रहा था। तो जब फिल्म मेकर एक तरफ झुकाव किए हुए है तो फिर उसको थोड़ा सा बराबर करने की जिम्मेदारी तो बनती है ना। मूवी में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि 2014 के बाद से सब अच्छा हो गया। देखो, सरकार बदली इसलिए गई थी क्योंकि हमें विश्वास दिलाया गया था कि सब कुछ बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। क्या फेक करेंसी मार्केट में आना बंद हुई? नहीं। डाटा आपके सामने है, देख लीजिए। क्या आतंकी हमले बंद हुए? नहीं। एक हमले में तो धर्म पूछ के मारा गया और एक हमला तो दिल्ली में ही हुआ है। लाल किला जहाँ है वहाँ पे नोटबंदी से आतंकियों की कमर टूट गई थी, ऐसा मानते हैं आप लोग ना। तो कैसे होते आ रहे हैं इतने सारे आतंकी हमले हमारे देश में? वो भी ऐसा नहीं कि 1-2 ही हुए हैं। सर्च करने बैठोगे तो देखने मिलेगा कि हर साल आतंकी हमले हो रहे हैं। क्या महंगाई कम हुई? नहीं। क्या रुपया मजबूत हुआ? नहीं। क्या रोजगार बढ़ा? नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव हुआ? नहीं। सरकारी व्यवस्थाएं जैसे हॉस्पिटल, स्कूल अच्छे हुए? नहीं। पर्यावरण को कैसे साफ किया जाए, क्या उसके लिए किया जाए, क्या सोचा जा रहा है? नहीं। तो जो कांग्रेस के शासन में हो रहा था वही अब भी हो रहा है। तो क्या ही फर्क पड़ता है कि कौन सी पार्टी है? सब तो वही है जो पहले था, अब भी वही है सब कुछ। बात तब होती जब वाकई में इन सभी चीजों पर बदलाव देखने मिलता, पर ये सब कुछ वहीं का वही है। जब मौजूदा सरकार पावर में आई थी तब सेम फीलिंग आई थी जैसा मूवी में दिखाया गया है, पर वो एक्साइटमेंट, वो जोश अब हर किसी में देखने नहीं मिलता। ग्राउंड रियलिटी क्या है उससे अब सब धीरे धीरे वाकिफ हो रहे हैं। मुझे शिकायत जनता से है कि वो मौजूदा सरकार के ऊपर प्रेशर ही नहीं बना रही कि इन सब चीजों पर ध्यान दे, काम करे। आपने जो सरकार चुनी है उससे काम भी तो करवाइए। किसी भी नेता के हार्डकोर फैन ना बने, बल्कि सच्चे नागरिक बने और देश में क्या बेहतर होना चाहिए उसके बारे में सोचें और नेता को अपना नौकर, अपना एम्प्लॉय समझकर उससे काम करवाइए। ऐसे काम जिससे देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े, ना कि देश 200 साल पीछे चला जाए। पर आपने तो नेताओं को भगवान का दर्जा दे दिया है, तो क्या ही बोल सकते हैं अब। अतीक अहमद के बारे में जो दिखाया गया वो सच ही था। बस ये भी जरा दिखा देते कि पार्लियामेंट में अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई थी, जिसमें मौजूदा सरकार के सदस्य भी खड़े हुए थे। अब बोलोगे कि फॉर्मेलिटी के लिए किया था वो सब, तो अरे जब पता है कि उसके आतंकी से कनेक्शन थे तो उसके लिए इतना भी क्यों करना है भाई? इसके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? क्यों अपोज नहीं किया? क्यों खड़े हो गए वहां पे? इसलिए इस मूवी को पूरी तरह रियलिटी ना मानकर, रियल इंसिडेंट से इंस्पायर होकर उसके इर्द गिर्द एक फिक्शनल स्टोरी बताने वाली मूवी माना जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर मौजूदा सरकार की जगह किसी और सरकार का भी गुणगान किया जाता तो वो भी प्रोपेगेंडा ही कहलाता। और अब तक जो स्पाई मूवीज बनी हैं उसमें भी लगभग प्रोपेगेंडा ही रहता था। प्रोपेगेंडा पाकिस्तान को अच्छा बच्चा दिखाने का, जो कि असल में वो है नहीं। बस यही एक चीज है मुझे सही नहीं लगी, बाकी मूवी में कहीं और कोई भी कमी नहीं है, सब सही ही है। मूवी में जब बताया जा रहा होता है कि जसकीरत की फैमिली के साथ क्या हुआ तो गलत करने वाला एक नेता ही था, तो वहाँ कोई इफ बट नहीं किया गया, जो था वही बताया। जब यलीना को पता चली हमजा की रियलिटी तो वहाँ भी ये बताया गया कि दुश्मनी आतंकियों से है, आम जनता से नहीं है। आतंकी इंडिया के लिए जितने बुरे हैं उससे ज्यादा बुरे पाकिस्तान के लिए हैं जो उनको पाल रहा है। पाकिस्तान की इमेज खराब हो रखी है इस वजह से। तो भले वहाँ की आम जनता कितनी ही अच्छी हो, पर वहाँ मौजूद आतंकी संगठन की वजह से उनकी इमेज खराब ही रहेगी हर जगह। मूवी में क्लाइमैक्स के बाद क्लाइमैक्स जब आते हैं तो सभी क्लाइमैक्स ने अच्छा काम किया, मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं लगे। इंटरवल में हमजा का उसके दोस्त से मिलना, फिर उसका उसी के हाथों मारा जाना, फिर मजबूरन आलम को मारना, फिर यलीना को सब कुछ पता चलना, फिर हमजा का शिरानी से हाथ मिलाकर एसपी असलम और इकबाल का खात्मा करना, फिर अजय सर ने अपना दांव खेला और जनरल की हवा टाइट की। फिर सबसे बड़ा ट्विस्ट इस मूवी का जब रिवील हुआ कि जमील जमाली भी एजेंट है, वो भी 45 सालों से, तो वो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। लास्ट में हमें ये भी फील कराया गया कि कितना मुश्किल काम है अपने देश के लिए बलिदान देना। खुद की फीलिंग्स एकदम मार देनी पड़ती है। जो आपको अच्छा लग रहा है वो कल आपके साथ नहीं होगा, ये सोचकर चलना पड़ता है। कोई भी इंसान जो आर्मी में है या इस तरह से एजेंट का काम करता है, एक तरह से अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देता है इस देश के लिए। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो जमील के किरदार के लिए था। 45 साल से वो वहाँ रह रहा है, एक एजेंट को अपने देश वापस जाते देख रहा है, जो कि उसका दामाद भी है, पर वो अभी नहीं जा सकता और ना उसे रोक सकता है। उसे जाने देना है और खुद को वहीं रहना है। उसकी बेटी भी अब अपने पति के बिना रहेगी,
ये बात जानते हुए भी उसे नहीं रोक सकता। भले ट्विस्ट तगड़ा था, पर बाद में सोचा तो जमील के लिए बुरा फील हुआ और सेम रिजवान के लिए भी हुआ। अब एक्टिंग की बात की जाए तो मूवी में मौजूद सभी का काम लाजवाब है। सबने अपने किरदार को बहुत ही अच्छे से निभाया है। तो अगर आपके पास कोई काउंटर है या फिर आप कुछ लॉजिक से बताना चाहते हैं, कोई सोर्स है आपके पास कि हाँ ये बात आपकी सही है, ये बिल्कुल एकदम तथ्य है, तब आप बताइए। अब एक ही वर्ड, 2-4 वर्ड सीख लिए हैं और फिर उन्हीं को बस एक ही जगह छापते रहना, हर कमेंट में हर जगह एक ही चीज़ बोल देना, मतलब हो गया यार। अब मतलब कुछ बोलो। मतलब अगर मैंने किसी चीज़ को कुछ बोला है, मैंने कुछ बात बोली है, तो आप भी कुछ बात बोलो। बातों से एक दूसरे को समझेंगे ना। अब ये थोड़ी कि इसको ये बोल दिया, उसको वो बोल दिया और हो गया। झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि हम दोनों इंसान ही हैं, हम सब इंसान ही हैं। तो इंसान एक दूसरे को समझेगा, जानेगा, तभी तो कुछ हो पाएगा। नहीं तो फिर लड़ते झगड़ते तो रहेंगे ही, फिर क्या ही कर सकते हैं। तो बस अब वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। हाँ यार, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आपको वीडियो नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक कर दीजिए, या फिर नॉट इंटरेस्टेड में डाल दीजिए उसको, तो आपको फिर मेरा वीडियो रिकमेंड ही नहीं होगा। कितने सारे तो ऑप्शन है इग्नोर करने के लिए, तो फिर क्यों इतना अपने आप को दिमाग खपाना, क्यों सरदर्दी लेना कि हाँ इसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। चिल करो यार, एकदम चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते। सरकारें सब एक सी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। सत्ता का चरित्र एक सा ही होता है। ये बात अलग है कि हम चरित्र बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कितने सफल होंगे, मगर नहीं होंगे तो हंसने का अवसर नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी बात है।